Hello students, welcome you all to our channel EduVentures Learning. Recently we were discussing about the chapter 15th of NCERT books, that is for standard 9, in which we are going to do the chapter name that is food production and its management. So today we are going to discuss about what is production management. Under this topic there are several subtopics as well, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के मेथड्स क्या होते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन में यूज होने वाली ऐसी बहुत सारी कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि क्रॉप यील्ड्स को और अच्छा करती हैं, या फिर जितना इनपुट हमारा रहता है उसमें क्या बेटरमेंट हमारे फार्मर्स कर सकते हैं, या हमारे साइंटिस्ट ने किस तरह के डिस्कवरीज की है जो हमें हेल्प करती है इन ग्रोइंग बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एंड मैनेज. क्योंकि हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम है वो हमेशा इम्प्रूव करता रहे, आगे बढ़ता रहे और उसे अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके. वी हैव टू फोकस ऑन चीपर एंड फार्मर फ्रेंडली अप्रोचेस. हमें हमेशा ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना होगा जो कि चीपर हो, सस्ते हों, और दूसरा फार्मर फ्रेंडली हो. फार्मर फ्रेंडली इसलिए क्योंकि एक्चुअली में खेती करनी तो फार्मर्स को है ना, साइंटिस्ट थोड़ी खेत में जाएंगे उगाने के लिए. तो जिसको करनी है प्रैक्टिसेस उनके समझ में भी तो आनी चाहिए. ऐसी चीज़ें हो जो फार्मर्स को इजीली समझ में आए, उनके अप्रोच में हो, उनके दायरे में हो, जिस चीज़ों को वो समझ सके, प्रैक्टिस कर सके और हमें बेटर यील्ड्स दे सके. एज देयर इज डायरेक्ट को रिलेशनशिप बिटवीन द हायर यील्ड्स एंड इनपुट एप्लीकेशन. क्योंकि नॉट ओनली इन द फार्मिंग प्रैक्टिसेस, पर ये तो हर जगह ही देखी जाती है कि जिस तरह की चीज़ आप दोगे वैसा ही इनपुट, जैसा इनपुट आपका रहेगा वैसा ही आउटपुट भी आपको मिलेगा. सो यहाँ पे भी वही है, डायरेक्ट रिलेशन है. अगर आप अच्छी चीज़ें, अच्छी सीड्स, अच्छे इरिगेशन, अच्छे प्रैक्टिसेस करते हो, अच्छी तरीके से हर चीज़ की ख्याल रखते हो तो आपको हायर यील्ड्स मिलेंगे. सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन, एक अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए इन 3 चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग हाउ क्रॉप्स डेवलप एंड ग्रो. ये समझना कि क्रॉप्स जो हैं वो कैसे और अच्छे डेवलप करेंगे, कैसे अच्छी ग्रो करेंगे. हाउ वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स. किस तरह से छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी फैक्टर्स जो होती हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्रॉप का हेल्थी वे में या तो असर कर सकती है या तो इन अ बैड मैनर इफेक्ट कर सकती है. अगर आप अच्छे से ध्यान देते हो उन छोटे छोटे फैक्टर्स का तो अच्छी क्रॉप होगी. अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो खराब क्रॉप्स होंगी. हाउ ईच फैक्टर कैन बी मॉडिफाइड एंड मैनेज्ड. और हर एक चीज़ को किस तरह से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर मैनेज किया जा सकता है. मैनेजमेंट के लिए भी ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ होती है जो आर्टिफिशियली यूज़ करते हैं. वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स ऑल्स वेल इन दिस वीडियो. सो द नेक्स्ट इज अप्रोचेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूड. ऐसी कौन सी अप्रोचेस हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्लूड होती हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. ऑफ कोर्स एवरीबडी इज गेटिंग फूड टू गेट न्यूट्रिएंट्स. हम लोग खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, विटामिन्स मिले. नेक्स्ट इज इरीगेशन. इरीगेशन सिंचाई, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. ये जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर भी आने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं. सो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है? प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर मिनरल एलिमेंट्स नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कुछ इस तरह की मिनरल एलिमेंट्स होती है जो कि प्लांट्स को चाहिए होती है ड्यूरिंग देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस. जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है ना, व्हेन वी लाइक बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो हमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, ताकि हमारा बॉडी डेवलप कर सके, ग्रो कर सके, हम लोग माल न्यूट्रिशन ना बन जाए, है ना. तो इसी तरह प्लांट्स को भी जब वो लोग बड़े हो रहे होते हैं, क्रॉप में चेंज हो रहे होते हैं, सीड्स जब क्रॉप में चेंज हो रहे होते हैं तो उनका जो ग्रोइंग स्टेज होता है उस दौरान उन्हें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि उन्हें ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और मेंटेनेंस में हेल्प करती है. प्लांट्स अब्सॉर्ब अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सॉइल. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने पढ़ा है पहले भी चैप्टर्स में, अपने 7-8 के स्टैंडर्ड के बुक्स में भी, कि प्लांट्स को जितनी भी मिनरल्स चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट चाहिए होती है, वो मैक्सिमम जो है सॉइल से खींचती है रूट्स के थ्रू, राइट, जाइलम एंड ऑल के थ्रू. बिसाइड्स एयर एंड वाटर, बस एयर एंड वाटर है
जो कि उसे नेचुरली मिल जाता है, हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। वाटर हम लोग इरिगेशन से दे देते हैं और एयर तो हमारे सराउंडिंग में है ही। तो सॉइल में ऐसी बहुत सारी एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स को मिल जाती हैं during their growth period. So only 16 elements are essential for nutrients of plants. ऐसे 16 एलिमेंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के जो कि प्लांट को डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इन 16 में से भी ना जो 13 होती है वो तो हमें मिल जाती है सॉइल से, ठीक है, और बाकी 3 कहाँ से मिलती है वो अभी मैं बताऊंगी आपको। तो ये 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। अमंग द 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 6 आर द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन अबंडेंस। अबंडेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है, ठीक है। किस लिए चाहिए होती है? ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट के लिए। 13 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो प्लांट सॉइल से लेती है, ठीक है। इस 13 में से भी ऐसे 6 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी, हमें नहीं एक्चुअली प्लांट्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। और ऐसे जो 13 न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, सॉरी ऐसे जो 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सॉरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? मैक्रो, दिस ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। मैक्रो में ये जो ए है ना, ये स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। तो एग्रीगेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, या फिर अबंडेंस भी बोल सकते हो, एग्रीगेट बोल सकते हो, अबंडेंस बोल सकते हो, याद रखने के लिए कि जो मैक्रो है इसका मतलब है अबंडेंस में चाहिए होता है हमें। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम। ये 6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इन न्यूट्रिएंट्स को हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द नेक्स्ट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की कि प्लांट्स को 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो 6 तो हो गए आपके मैक्रो, बचे कितने? 13 - 6 विल बी 7। तो 7 जो होते हैं वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में। कौन कौन से? आयरन, बोरॉन, क्लोरीन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम। ये ऐसे 7 न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए तो ज़रूर, एसेंशियल है, होने ही चाहिए सॉइल में, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। नाउ ये जो बाकी के बच गए, हमने यहाँ पे पढ़ा 6 जो है वो है मैक्रो, प्लस 7 न्यूट्रिएंट्स जो है वो है माइक्रो। Only M will not be enough. So 6 is macro, 7 is micro. ये हो गए 13, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि हमें 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो बाकी के 3 कहाँ से आएंगे? एयर से और वाटर से। एयर से हमें मिलेगा कार्बन एंड ऑक्सीजन, वाटर से हमें मिलेगा हाइड्रोजन। 1 2 3 and 6 9, 9 + 7 is 16। टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स का बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। सो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जब प्लांट को मिल जाते हैं तो जनरस सी बात है कि जो प्लांट है वो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही समृद्ध तरीके से ग्रो करेगा। नाउ द नेक्स्ट इज मैन्योर। अच्छा, ये जो है 16 न्यूट्रिएंट्स जो है वो तो हमें मिल गई। कहाँ से मिल गई? सॉइल से मिल गई, वाटर से मिल गई एंड एयर से मिल गई। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फार्मर्स भी तो ऐड करेंगे। सारी चीज़ें अगर नेचुरली मिल जाएगी तो फिर फार्मर्स का या फिर प्रोड्यूसर्स का क्या वैल्यू रह जाएगा, है ना। तो उसके लिए कौन है? मैन्योर्स है। क्योंकि जो प्लांट्स हैं, हम लोग आज से तो फार्मिंग शुरू नहीं की है ना, फार्मिंग तो काफ़ी टाइम पहले से चलती आ रही है, 1600 BCE से चलती आ रही है, बिफोर कॉमन एरा से, है ना। 10,000 BCE से जो है वो फार्मिंग की प्रैक्टिसेस, 10,000 BCE से फार्मिंग की प्रैक्टिसेस चलती आ रही है। अभी चल रहा है 21st सेंचुरी, नहीं 22nd सेंचुरी आ गया, 2021, हाँ 22nd सेंचुरी आ गया अब तो, ठीक है। तो इतना टाइम जो रहा है, ये जो ड्यूरेशन रहा है, तो क्या सॉइल का क्वालिटी सेम है? नहीं सेम है। पहले के ज़माने से और अभी के ज़माने में बहुत ज़्यादा फर्क आ गई है सॉइल में। क्यों आ गई है? क्योंकि कंटिन्यू जो हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, कंटिन्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और वो जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो रही है तो उसमें तो सॉइल अपना न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट को दे रहा है, और वो प्लांट हम लोग कंज्यूम कर ले रहे हैं। तो फिर सॉइल के पास वापस से वो चीज़ें कैसे आएंगी?
फार्मर्स देंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। फार्मर्स क्यों है? इसीलिए है ताकि वो सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बरकरार रह सके। तो कैसे करेंगे वो लोग? ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि सॉइल में मिक्स करने से सॉइल की जो फर्टिलिटी है, ह्यूमस है, वो बनी रहेगी, उसकी जो एक्चुअल रेट ऑफ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो बने रहेगी। तो वो है मेन्योर के थ्रू। नाउ मेन्योर्स क्या होते हैं? Manure is an organic matter obtained from solid waste of animal, human, sludges, sewage, domestic waste, decomposed dead plants and animals. Manure organic matter होता है जो कि होता है solid waste of animals. In common language हम लोग बोले तो cow dung, horse dung, गोबर, ठीक है। That is called solid waste of animals. Humans के solid waste, sludges, sewage वाले things, domestic waste, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, डिकम्पोज डेड प्लांट्स, कुछ ऐसे डेड प्लांट्स जो कि डिकम्पोज हो चुके हैं, जैसे कि ये स्ट्रॉ, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, घास फूस, एंड एनिमल्स एंड अदर वेस्ट इंक्लूडिंग ड्राई लीव्स, ट्विग्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट, वीड्स एक्सेट्रा, ठीक है। घास हो गए। एग्रीकल्चरल वेस्ट में क्या होता है? जैसे अगर आप गन्ना का खेत देखो तो गन्ना का जो हम लोग को जो रेड वाला स्टेम वाला पार्ट रहता है वो खाते हैं, बाकी के जो ऊपर के ग्रीन पत्ते होते हैं दैट इज एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक है। लीव ट्विग्स, झड़े हुए पत्ते, बड़े बड़े पेड़ों से पत्ते झड़ के गिरते हैं ना रोड साइड्स एंड ऑल में, दोज आर थिंग्स। ये सब जो है मिट्टी में जब मिल जाते हैं, अंदर चले जाते हैं तो डिकम्पोज होके ह्यूमस बन जाते हैं, मैन्योर बन जाते हैं। इट कंटेन्स अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये सारी चीज़ें मिलके बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है, विच इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी एंड इंक्रीज द यील्ड ऑफ हेल्दी क्रॉप्स। खाद डालना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, मैन्योर ऐड करना सॉइल में या खाद डालना नेचुरल तरीके से, उसे हम लोग कहते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाना, सॉइल की क्वालिटी इंक्रीज करना, जिससे कि हेल्दी क्रॉप्स हम लोग उगा पाएं। द नेक्स्ट इज कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्टिंग, the process in which the biological waste material is decomposed in pits is known as composting। ऐसा तरीका जिसमें एक बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल जितनी होती है उन्हें बड़े बड़े पिट्स में रखे जाते हैं, बड़े बड़े ट्रंक्स में रखे जाते हैं, जिसमें थोड़ी ऐसे कचड़े मिलाए जाते हैं। देखो यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा है, इस इमेज में एक बड़ा सा ऐसा ट्रंक है, ठीक है। इसमें थोड़ा मिट्टी है, कुछ सब्जियों के छिलके हैं, कुछ फल के छिलके हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे मिला दी गई हैं और फिर इन पिट्स को कवर कर दिया जाएगा, ढक के छोड़ दिया जाएगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसमें कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, डिकम्पोस्ट हो जाएगा और ये सारी चीज़ें जो है इस मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल कर देगी, जो मिट्टी इसके अंदर है, ठीक है। ये जो मिट्टी है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी। फिर क्या किया जाएगा, इस पिट्स में जितनी चीज़ें हैं उनको निकाल करके खेत के मिट्टी से मिला दी जाएगी, तो खेत में जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग, नेचुरल तरीका, एक ऐसा तरीका जिससे ये जो वेस्ट मटेरियल्स थे हमारे, ऑरेंज के छिलके कहाँ काम आते हैं, किसके काम आते हैं, है ना। सब्जियों के भी देखो यहाँ पे आई थिंक ये पर्पल कैबेज का कुछ पार्ट्स है जो यूज़ में नहीं था, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, फलों के और सब्जियों के जो छिलके होते हैं, इनको मिट्टी में मिला करके डीकम्पोस्ट करना और फिर उन्हें यूज़ में लाने के लायक बनाना, इसे हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। ना वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? वर्मी का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, ठीक है। इसमें जो है अर्थवॉर्म्स छोड़ दिए जाते हैं, इन डब्बों के अंदर कुछ अगर अर्थवॉर्म्स हम लोग छोड़ दें तो उसे हम लोग कहेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। व्हेन कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स, जब ये वर्मी कंपोस्टिंग जो है अर्थवॉर्म्स के थ्रू करवाया जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। जब इसमें कीड़े मकोड़े नहीं हैं तो ये सिर्फ कंपोस्ट है, जब इसमें कीड़े मकोड़े छोड़ दिए जाएंगे, मतलब अर्थवॉर्म्स छोड़ दिए जाएंगे, तो वो हो जाएंगे वर्मी कंपोस्ट। अब आप लोग के दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन आए कि कीड़े मकोड़े तो हमारे लिए अच्छे नहीं है ना, फूड को खराब कर सकते हैं, हमारे क्रॉप्स को खराब कर सकते हैं। तो यस, खराब कर सकते हैं, बट अर्थवॉर्म्स जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी गुड। ये जो है ना ये हमारे क्रॉप्स को खराब नहीं करते हैं, ये खराब नहीं करते हैं हमारे क्रॉप्स को, ये हमारे सॉइल को फर्टाइल करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं ये, ठीक है। तो दीज आर गुड कीड़े, नाइस कीड़े। द नेक्स्ट इज ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? ये भी एक नेचुरल तरीका है जो कि फार्मर्स अपने खेतों में करते हैं। किस तरह से? प्रायर टू सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड्स,
खेतों में बीज डालने के पहले सम प्लांट्स लाइक सन हेम्प और ग्वार आर ग्रोन। खेतों में छोटी छोटी ऐसी घास टाइप की फार्मिंग की जाती है, जो आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है। इस टाइप की छोटी छोटी घास जो है खेत में उगा के छोड़ दी जाती है। जब सोइंग का टाइम आता है, बीज डालने का टाइम आता है, उसके कुछ टाइम पहले फार्मर्स क्या करते हैं, इनको प्लफ करते हैं, उधेड़ देते हैं पूरा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे कैसे उधेड़ा जा रहा है ट्रैक्टर के थ्रू। ठीक है, तो इसे पूरा उधेड़ देते हैं। और उधेड़ते कैसे हैं, तो ये जो ग्रीन घास लगवा के रखे थे, इसको फेंकते नहीं है निकाल के, इसको वहीं पे मट्टी में मिक्स कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योर, है ना। यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल चीज यूज नहीं की गई, कोई फल का छिलका नहीं, कोई सब्जी का छिलका नहीं लाया गया। जस्ट यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स उगाई गई थी, जो छोटे मोटे घास फूस उगाए गए थे, उन्हीं को मट्टी में मिला दिया गया, और वही जो है बाद में चल करके ग्रीन मैन्योर बन जाएंगे, डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और एनरिच कर देंगे सॉइल को, न्यूट्रिएंट से भरपूर बना देंगे। ठीक है, इस प्लांट्स में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे मट्टी में मिल जाएंगे और उसे और भी ज़्यादा ह्यूमस से फुलफिल कर देंगे, न्यूट्रिएंट से फुलफिल कर देंगे। देन नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल तरीका है एक फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अभी तक हमने जितना देखा ये सब था ऑर्गेनिक, ये सब ऑर्गेनिक चीज़ों से हो रहा था, ये मैन्योर, वर्मिस कंपोस्ट एंड कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर। ठीक है, ये जो था ये नेचुरल तरीका था। अच्छा, मैन्योर में भी हमने दो तरह का मैन्योर पढ़ा है, ग्रीन मैन्योर एंड नॉर्मल मैन्योर। नॉर्मल मैन्योर जो था वो था सूखा फूस, घास फूस और गोबर, और ग्रीन मैन्योर क्या था, छोटे मोटे घास फूस और सन हेम्प और ग्वार टाइप के प्लांट्स। ठीक है, छोटे छोटे हर्ब्स जिसको हम लोग कह सकते हैं। द नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर, ये एक आर्टिफिशियल तरीका है। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं, इनको फार्मर्स नहीं बनाते, इनको बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज एंड ऑल होती है जो कि फर्टिलाइजर्स बनाती हैं। फर्टिलाइजर्स केमिकल से बनता है, नेचुरल तरीके से नहीं बनता है, केमिकल से बनता है। Fertilizers are commercially produced plant nutrients which are required in small quantities, जो कि बहुत ही छोटे क्वांटिटीज में ज़रूरत पड़ती है। There are various brands of this fertilizer are available in the market. Fertilizers के बहुत सारे different ब्रांड हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। A most common example of fertilizers is NPK fertilizers. एक NPK नाम का फर्टिलाइजर होता है जो कि बहुत ही फेमस है, मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ऊपर में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ये तीनों ही चीज़ें आती थी। तो अगर बाई चांस आपके खेत के मट्टी में इन चीज़ों की कमी है तो आप फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर सकते हो ना। ये जो फर्टिलाइजर्स है ना, ये भी दो तरीके के आते हैं, सॉलिड में भी आते हैं, लिक्विड में भी आते हैं। ठीक है, सॉलिड में जो आते हैं वो कैप्सूल्स के फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे टॉफीज के फॉर्म में होते हैं, उनको बस छिड़क दिया जाता है, या पाउडर के फॉर्म में होते हैं, उनको छिड़क दिया जाता है। और दूसरे होते हैं ये लिक्विड के फॉर्म में, जिसको यहाँ पे ऐसे मशीन्स में देख रहे हो भर करके पिचकारी की तरह छोड़ा जाता है प्लांट्स के ऊपर या मिट्टी के अंदर। ठीक है, तो ये है फर्टिलाइजर्स। ना फर्टिलाइजर्स यूज करने का ना बेनिफिट भी है तो डिसएडवांटेज भी है। किस तरह से है, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये जब तक प्लांट्स में टोटली अब्जॉर्ब नहीं हो जाते हैं, प्लांट में अब्जॉर्ब हो गए तब तो इट्स फाइन। ठीक है, थोड़े क्वांटिटी में दिया जा रहा है तो हम लोग उसे कंज्यूम कर लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ती है। लेकिन बाई चांस आज इस फार्मर ने यहाँ पे फर्टिलाइजर डाला है और आज ही बारिश आ जाए, यू डोंट नो कब बारिश आ जाए कब ना आ जाए, आजकल मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बाई चांस आज इसने यहाँ पे फर्टिलाइजर डाला और आज ही बारिश आ जाए तो उससे सॉइल पोल्यूशन भी होगी, क्योंकि यहाँ जो पत्ते में फर्टिलाइजर्स था वो सब तो मिट्टी में मिल जाएगा वाटर के थ्रू, और नहीं तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर पेस्टिसाइड्स डाले होते तो, पेस्टिसाइड्स एक ऐसे पाउडर या ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि प्लांट में लगे हुए कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए डाले जाते हैं, ताकि प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी रहें, उनको कोई बीमारी ना हो और उनके खाने वाले लोगों को भी कुछ ना हो। इसीलिए हम लोग जब भी खाना खाते हैं, जब भी कोई फ्रूट खाते हैं, जब भी कोई वेजिटेबल सैलड खाते हैं, तो हमें हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स हमें हमेशा ये चीज़ सिखाते हैं कि व्हेन यू आर ईटिंग एनी रॉ थिंग, लाइक if you are eating an apple you should wash it nicely and then only eat। तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स स्प्रे किए हुए होते हैं,
और विदाउट वॉश किए खाने से हो सकता है कि उसकी कुछ क्वांटिटी हमारे अंदर भी चले जाए, विच इज़ नॉट गुड। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही अच्छा साइंटिफिक एक ऐसा तरीका है फार्मिंग का जिसमें कि कोई भी केमिकल यूज़ नहीं की जाती है। द बेस्टेस्ट पार्ट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं की जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विथ मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल्स as fertilizers and with a maximum input of organic manures। इसमें थोड़ी भी फर्टिलाइजर्स एंड ऑल यूज़ नहीं की जाती है, कोई केमिकल यूज़ नहीं की जाती है, और बाई चांस की भी जाती है तो इतनी कम क्वांटिटी में होती है कि उसका प्लांट पे या हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जितनी भी होती है मैक्सिमम इनपुट ऑर्गेनिक मैन्योर्स की होती है। ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑप्टिमली टू गेट मैक्सिमम केमिकल फ्री यील्ड। इसमें जितनी भी चीज़ें डाली जाती है वो यही सोचकर या वही देखते हुए डाली जाती है ताकि हमें मैक्सिमम ऐसे प्रोडक्ट्स मिलें जो कि केमिकल फ्री हो। ठीक है, तो दिस इज द बेस्टेस्ट फार्मिंग टिल नाउ। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, हेल्दी टू ईट है, वेरी गुड है। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? पहला, ये बहुत टाइम लगता है इसको उगने में। ठीक है, इनकी जो मैच्योरिटी डेट है वो बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड, बहुत एक्सपेंसिव होती है। तीसरी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल थिंग्स नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इसीलिए ये बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर आप फ्रेशली ग्रोन कर रहे हो और फ्रेशली ऑर्गेनिक फार्मिंग से अपने खाना खा रहे हो तो इट्स वेरी 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 गुड फॉर योर हेल्थ ना। यहाँ पे देखो एक पिक्चर है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ चीज़ें बता रहा है, जैसे कि राइट सॉइल कल्टिवेशन एट द राइट टाइम, सही समय पे मिट्टी कल्टिवेट करना। ठीक है, केयरफुल यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जितना पानी का दरकार है उतना ही देना, ज़्यादा पानी डालना विल बी अ वेस्टेज। गुड एनिमल हस्बेंड्री, अच्छे से एनिमल्स का भी ख्याल रखा जाता है इसमें। यूजिंग नेचुरल पेस्टिसाइड्स, कोई केमिकल थिंग्स नहीं यूज़ होती है, सब नेचुरल होती है। रिसाइकल्ड क्रॉप वेस्ट, बाई चांस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूज़ में नहीं आई तो उसको आप मिट्टी में मिला दो जो कि ऑर्गेनिक है तो वो ह्यूमस के फॉर्म में आ जाएगा, तो एक रिसाइकलिंग का एक बहुत अच्छा चीज़ है ये। नेक्स्ट इज ग्रीन मैन्योर्स एंड लेग्यूम्स, इसमें जितने भी मैन्योर जाते हैं वो सब ग्रीन होते हैं, कोई आर्टिफिशियल थिंग नहीं। इंक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना उस पर पर्सनली फार्मर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत टेक केयर करना पड़ता है इन चीज़ों का। थोड़ी सी भी चूक आपका पूरा क्रॉप को ख़राब कर सकती है, इसलिए इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी करने का भी लोगों को चांस मिल जाता है। फार्मर्स को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं वो लोग। एंड द लास्ट वन इज़ यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स का यूज़ करना जो कि रेजिस्टेंट है, जिसमें कीड़े मकोड़े जल्दी नहीं लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इरीगेशन, द मोस्ट important part of the farming practices is irrigation. Irrigation is the artificial process of applying water to the crops to fulfill their water requirements. There are different types of irrigation practiced for improving crop yield. ऐसे बहुत सारे irrigation practices हैं जो कि naturally भी किए जाते हैं और artificial तरीके भी हैं, क्योंकि क्रॉप्स को वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर इरीगेशन वाटर टू द प्लांट्स, इट कैन कम टू एन एंड। Like everybody needs water and plants need water in a great manner. So there are different types of irrigation practice for improving crop yield. बहुत सारे तरीकों के इरिगेशन होते हैं जो कि क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस किए जाते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन इंश्योरिंग दैट द क्रॉप्स गेट वाटर एट द राइट स्टेज। और हर तरीका का प्रैक्टिस जो है वो यही ध्यान में रखा किए जाता है कि प्लांट्स को जब भी पानी की ज़रूरत है उनको पानी सही स्टेज में, सही टाइम पे, सही पॉइंट ऑफ लाइफ में मिल सके। सपोज आपके खेत को पानी की ज़रूरत है खेती के चौथे दिन या 5वें दिन, लेकिन आपके पास उस वक्त पानी अवेलेबल नहीं है, आप 10 दिन बाद देते हो, तब तक क्या होगा, आपका क्रॉप का चांसेस है कि वो सूख जाएगा, या फिर हो सकता है कि उसे उतनी ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिएंट नहीं मिली, उतना अच्छा इरिगेशनल वाटर नहीं मिला, इसलिए वो इतना अच्छा क्रॉप यील्ड नहीं दे पाए। ठीक है, ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अगर सही टाइम पे मिलती है, ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन मिलती है उनको पानी, तो चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज़ के कि जो यील्ड ऑफ क्रॉप्स है वो बहुत अच्छी होगी।
बहुत ज़्यादा क्रॉप्स होगी, बहुत अच्छी क्रॉप्स होगी। इरिगेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स, वेल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड्स। सी जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना, वो तो सिर्फ रेन वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं इरिगेशन के लिए। अगर आप लोगों ने लगान मूवी देखी है तो उसमें क्या है, स्मॉल फार्मर्स थे, क्योंकि उस गांव में 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी तो सूखा पड़ गया था, लोगों के पास खेत में पानी डालने को ही नहीं था, तो उनकी खेती पूरी बर्बाद हो चुकी थी और उनके पास कुछ नहीं था, ना खाने को ना उगाने को। तो वो है स्मॉल फार्मर्स वाला थे। पर अब हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे फार्मर्स की मेहनत ने इतना वर्कआउट कर लिया है चीज़ों पे कि अब हमारे पास बहुत सारे आर्टिफिशियल तरीके हैं जिससे हम लोग पानी स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी चाहें अपने खेतों में पानी दे सकते हैं। तो वो तरीके कौन कौन से हैं? कैनाल्स, वेल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड्स। पर इन सारी चीज़ों के लिए भी बारिश तो ज़रूरी है ही। रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इतनी ही चीज़ें हैं जो हमें आज पढ़नी है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट क्रॉप पैटर्न्स। ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिसमें हमारे जो किसान हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, वो फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, जिससे ये चांसेस होती है कि हमें बेटर यील्ड्स ऑफ क्रॉप मिल सके और उनके लिए या फिर हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए किस तरह से वो जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं हमारे सॉइल को, क्वालिटी को भी बरकरार रखने के लिए और हमें भी अच्छी क्रॉपिंग देने के लिए। So I hope this video was helpful for you guys to know about the different topics, the subtopics which are related to the farming practices. I hope I am able to deliver as much knowledge as much as I can. Thank you for watching. Do share the videos with your friends. Like it if you like the content of the video. Share it with the people who need it and subscribe to our channel. Thank you.